ये राजा की खुशी पर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब मिठाई खिला रहे हैं राजा को। राजा को मिठाई खिला रहे हैं क्योंकि एक मौका ऐसा दिया है जिसका बेसब्री से सभी परिवार इंतज़ार कर रहा था। राजा ने आज उस मौके को दिया है। सब खुश हैं और मिठाई खिलाकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज जिस खबर से रूबरू करा रहा हूं वो वाकई एक हर्षोल्लास की खबर है हमारे नगर के लिए। मैं कहूँगा बारंबार मैं धन्यवाद दूंगा उस परिवार को जिसमें मेरे बराबर में बैठे हुए राजा गर्ग ने जन्म लिया। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसा सपूत उन्होंने जन्मा है जिन्होंने आज हमारे नगर, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। क्योंकि अभी हाल ही में नीट का रिजल्ट घोषित हुआ है। वाकई उस रिजल्ट में कहते हैं कि जब रिजल्ट आने से पहले एक नर्वस फील होता है। पूरा परिवार नर्वस था और स्वयं राजा भी नर्वस थे क्योंकि एक ऐसा रिजल्ट आ रहा था जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे। कई बार नीट का पेपर देने के बाद वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। वो चाह रहे थे एक ऐसा नंबर आए, ऐसा मुकाम आए जिससे कि वाकई लोगों को लगे कि एक ऐसा नगर में नीट क्रॉस करा है जो वाकई गर्व की बात है। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अभी आपको राजा गर्ग से ही मिलाऊंगा। हम उनसे पूछेंगे कि जो नीट की तैयारियां किस तरीके से किया करते थे और कैसे तैयारियां की, क्या मोटिवेशन था, कौन उनको मोटिवेशन कर रहा था जिससे इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया। तो उनको मिलाने से पहले मैं उनके लिए 4 लाइन ज़रूर कहूँगा। कहते हैं कि आंधियों को जिद है जहान पे बिजलियाँ गिराने की, और मुझे भी जिद है वहीं पे आशियाँ बनाने की। तो ये साबित करा है राजा गर्ग ने। वाकई एक जिद थी जो कि मैं नीट की परीक्षा पास करूंगा और अपने दम पर और अपने ऐसे नंबर लाऊंगा कि सबको चौंका दूंगा। वाकई चौंका दिया है। तो अब मैं आपको मेरे बराबर में बैठे हुए राजा गर्ग से बात कराऊंगा। तो भाई, हम अपने चैनल में आपका स्वागत व खैर मकदम करते हैं। नमस्ते। अब हम ये जानेंगे कि अब जिनके बराबर में हम बैठे हुए हैं क्या वाकई डॉक्टर राजा के बराबर में बैठे हुए हैं या जिनसे हम मिला करते थे राजा गर्ग के बराबर में बैठे हुए हैं? अभी मेरा नीट का रिज़ल्ट आया है और अभी आई गॉट 614 मार्क्स और वहाँ पर जो रैंक आ रही है वो 21,129 आ रही है और जनरल EWS कैटेगरी में 2646 रैंक आ रही है। तो पिछले ईयर्स को देखते हुए लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा से 25,000 तक के बच्चों को MBBS में दाखिला मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। जी। तो मेरे लिए पिछले ईयर्स को देखते हुए ये लग रहा है, मतलब श्योर है लगभग अभी काउंसलिंग में वो श्योर होगा, लेकिन वो लगभग श्योर है कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसके लिए मैं लगभग 6-7 साल से लगभग लगा हुआ हूँ। बट मैं कहीं ना कहीं रह जाता था कट ऑफ से। प्राइवेट में मैं नहीं जा सकता था बिकॉज़ प्राइवेट में MBBS करने के लिए लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी इंडिया में चले जाओ लगभग 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब फिर मैं उनकी तकलीफ़ को समझता। मैंने हार नहीं मानी। मैंने 2015 में 12th पास की थी। फिर चाइल्डहुड से ही मैंने सपना देखा था डॉक्टर बनने का। मैंने अपने भाई को मेरा भाई थोड़ा एक बहुत ही क्रोनिक डिसीज़ से सफ़र करता है, तो उसको देखते हुए मैंने अपना सपना बुना था डॉक्टर बनने का। तो मैंने 2015 में 12th स्टैंडर्ड पास की थी। उसके बाद मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो मेरी तैयारी करा सके। अच्छा, मैं एक बात और बताता चलूँ अपने दर्शकों को कि जिस घर में मैं बैठा हूँ वाकई मध्यवर्गीय घर ताल्लुक़ रखता है, परिवार है। मम्मी जी काफ़ी मेहनत करती हैं, पापा जी भी काफ़ी मेहनत करते हैं, बुटीक चलाती हैं मम्मी जी। उसके बाद स्ट्रगल करते रहे और एक घर में एक ऐसी, जो बता रहे हैं अभी बताया था राजा ने, कि उसको मुझे सपने बुनता गया। मैं वाकई मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर ही बनना है, ये मन में सोच लिया था राजा ने। राजा अब बताएं। तो 2015 में जब मैंने 12th स्टैंडर्ड पास किया तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि मैं नीट की तैयारी जहाँ से कर सकूँ। तो मैंने
इस चीज़ के लिए एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा को चुना। मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे परमिशन दी कोटा जाने के लिए। तो मैं कोटा गया, मैंने वहाँ मेहनत की और मतलब मेहनत की पहली बार में तो मतलब ये हालत थी मेरी, बिकॉज आई गॉट 72% मार्क्स इन 12th। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मुझे जब मैं कोटा गया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि 11th की बायोलॉजी की किताब में 22 चैप्टर होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ये भी मुझे नॉलेज नहीं था। NCERT 0 लेवल, कुछ पता नहीं क्या होता है, कैसे तैयारी होती है। बट पहले ईयर में मुझे थोड़ा एलन में जब मुझे पढ़ाई की तो मुझे पता लगा भाई हाँ ऐसे ऐसे होता है तैयारी, ऐसे ऐसे सिलेबस पढ़ना होता है। तो मैंने 2016 में जब नीट दिया तो मैंने 350 के लगभग मार्क्स गॉट किए। वही तब सिलेक्शन लगभग 500 के रेंज में होता था जनरल कैटेगरी में, 500 से 530 520 तक होता था तब से। बट मेरे 350 आए थे। मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता था, प्राइवेट की कोई मतलब ही नहीं बनता था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और उतना पैसा अरेंज करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। 70 लाख से 1 करोड़ रुपए अरेंज करना। तो फिर मम्मी पापा घर में बहुत इमोशनल माहौल हुआ कि भाई 1 साल दिया फिर भी नहीं हुआ। फिर मुझे दोबारा मैंने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक और मौका दें, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर एक फायर थी और फिर मैंने दोबारा कोटा का रुख किया और दोबारा ही एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। एंड अब मैंने सोच लिया था कि मुझे और बहुत अच्छे लेवल से, मैं एक बार गिर चुका हूँ और मुझे और अच्छे लेवल से जाना है। मैंने अपना पूरी जान लगाई, पूरा सब कुछ किया। एंड उसके बाद जब 2017 में नीट का एग्ज़ाम हुआ तो 2017 में जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो आई गॉट 400 मार्क्स। मतलब पिछले से लेके अब तक मैंने 50 नंबर बढ़ाए। मतलब लेकिन उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि नीट में जब तक तुम एक कट ऑफ को क्रॉस ना करो जनरल कैटेगरी के अंदर तो कोई मतलब नहीं है उन मार्क्स का। तो 400 पे भी कुछ नहीं मिल रहा था उस वक्त। उस वक्त की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 530 से 540 गई थी जनरल कैटेगरी के अंदर। फिर मेरा नहीं हो पाया। फिर बहुत इमोशनल, बहुत घर में बहुत सब चीज़, और जो रिलेटिव्स थे, जो और फ्रेंड थे वो बोलते थे कि भाई क्यों, क्या कर रहा है, क्यों बायो ले ली, क्या है मतलब, है ना, क्या करेगा बायो, कुछ और लाइन में चला जा। मतलब ऐसे कमेंट आते थे जो डीमोटिवेट करें। बट मैं उनके कमेंट पे ध्यान नहीं देता था। और बहुत लोग ऐसे थे मतलब हमेशा मतलब नेगेटिव ही कमेंट करना, और मतलब पॉजिटिव फीलिंग था ही नहीं मतलब कहीं पे भी। मैं टूट चुका था मतलब लगभग, मतलब मम्मी पापा अलग इमोशनल, घर में बहुत ही चाचा चाची सब, उधर फूफा जी मेरे मतलब हाजीपुर में फूफा जी डॉक्टर सचिन गोयल हैं, वो भी मेरे फूफा जी हैं। बात और कहूँगा तो कि जैसे सुना है हमने, आपको फूफा जी का बड़ा सपोर्ट रहा है, बड़ा मोटिवेशन करते रहते थे आपको। बार बार जब आप वो टूटे हैं आपको फूफा जी ने बड़ा सहारा दिया और बताया कि नहीं अब के बार होगा, अगली बार आप आ जाएं, ऐसा भी था कुछ? यस, मेरे फूफा जी ने, मेरे दोनों ही फूफा जी बहुत सपोर्टिव हैं। उसमें जो डॉक्टरी लाइन में ज़्यादा हैं, वो डॉक्टरी लाइन में है, उनका नाम है डॉक्टर सचिन गोयल। और वो मतलब प्रैक्टिस करते हैं अभी हाजीपुर में। मतलब कभी भी मैं गिरा हूँ, मेरे फेलियर्स रहे, उन्होंने मतलब कि राजा तू करेगा, राजा तू करेगा, कर लेगा। अच्छा, फेलियर भी कहते थे कि आप सपोर्ट करते थे? फेलियर भी जो आपके साथ के फेलियर थे वो भी सपोर्ट करते थे कि नहीं इस बार राजा हो जाएगा? हाँ, मेरे को हर बार सपोर्ट किया गया है मेरे मम्मी पापा ने, मतलब और फूफा जी ने मेरे ने कभी भी मतलब मेरे को ऐसे नहीं देखा कि मैंने अपनी साल ख़राब कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि तू इम्प्रूव कर रहा है, कोई बात नहीं, भगवान अभी नहीं चाहते तेरे साथ, तेरा टाइम नहीं है अभी, तेरा लक नहीं चल रहा है, बट तूने अपनी पूरी जान लगाई है, पूरा बेस्ट दिया है, 100% दिया है। बट मतलब हमेशा सपोर्टिव रहा है। और मैं उन्हीं की, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यही आगे मेहनत कंटिन्यू नहीं कर पाता, मैं कुछ ज्वाइन कर लेता। लेकिन मैंने साइड में एक फॉर्म भरा था जिपमर का, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के इक्विवेलेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया दिल्ली सुना होगा, वो सबसे बड़ा कॉलेज है हमारे इंडिया का। उसके इक्विवेलेंट में जिपमर पुडुचेरी एक नामक कॉलेज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है मेडिकल की फील्ड में जी। तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट था, वहाँ मुझे फ्री एजुकेशन मिली। वहाँ पे मैंने उसका एंट्रेंस लिखा, वहाँ मेरी AIR 10 आई, जिससे मुझे मतलब
मैं करना तो नहीं चाहता था ज्वाइन, बट मुझे करना पड़ा। मैंने मतलब ज्वाइन किया। मैंने सोचा कि मैं साइड बाय साइड मैं क्या करूँगा कि नीट को लेके चलूँगा अभी ये, ताकि मेरा साल वेस्ट ना हो। अभी मैं बीएससी इन कार्डियोलॉजी जिपमर में ज्वाइन कर लेता हूँ। परिवार की सहमति बनी और मैंने पौंडीचेरी काउंसलिंग कराई और मुझे बीएससी इन कार्डियोलॉजी में एडमिशन मिला। बट मुझे ये पता नहीं था कि जिपमर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है और वहाँ पढ़ाई किस लेवल की है। जब मैंने वहाँ एंट्री ली तो वहाँ पहला ही नियम है कि 80% अटेंडेंस इज़ कंपलसरी। अगर मैं 80% अटेंडेंस नहीं दूंगा तो मैं अपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम लिखने के लिए एलिजिबल नहीं हूँगा। तो वहाँ मुझे डेली जाना पड़ता था अपनी अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए। बट कहीं ना कहीं मैं नीट को पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था। मतलब कहते हैं ना, एक नाव पे दो पैर नहीं रखना चाहिए, तो वही मेरे साथ हो रहा था। मतलब मैं जो है ये समझ नहीं पा रहा था, बट मेरे अंदर एक विश्वास था कि मैं कर लूँगा। जब 2019 में नीट का पेपर हुआ, जब मैंने फर्स्ट ईयर जिपमर का कंप्लीट किया, 2019 में मेरा स्कोर आया 469 एंड तब गया था कट ऑफ 570-580 के लगभग जनरल कैटेगरी का। कट ऑफ भी हर साल बढ़ता जा रहा था। आपका कट ऑफ भी बढ़ रहा था और मेरे नंबर भी थोड़े बढ़ रहे थे। उस तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं था, लेकिन मैं पढ़ रहा था डेली। लगभग 4-5 घंटे में निकालता था नीट के लिए। और उसमें ही मेरे जिपमर के जो फ्रेंड्स थे वो कुछ तो डिमोटिवेट करते थे, बट कुछ मेरे पॉजिटिव फ्रेंड्स थे बहुत, जो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि यार तू बहुत अलग बंदा है, बहुत अलग खेल रहा है तू, और तेरे जैसे बंदे बहुत कम ही होते हैं जो इस लेवल पे इस जुनूनियत को, इस डेडिकेशन को रखते हैं। 2021 में फिर नीट दिया और इस बार जो स्कोर था वो था 524। कट ऑफ था इस बार 592, 593, लगभग इस बार सेम ही रहा था 2021 में कट ऑफ। तो मतलब फेलियर्स पे फेलियर्स जो आ रहे मिल रहे थे, फेलियर्स पे फेलियर्स मिल रहे थे। बट मैं मेरे अंदर कहीं ना कहीं विश्वास था कि मैं कर लूँगा। और मैं अपने फॉल्ट्स को लिखता जा रहा था कि मेरे से क्या गलती हो रही है। मेरा इम्प्रूवमेंट तो हो रहा था, बट उस लेवल पे नहीं हो रहा था जिसकी नीट एग्ज़ाम मांग करता है। फिर भी मम्मी पापा ने बहुत हौसला बढ़ाया, फूफा जी ने बहुत ही ज़्यादा हौसला बढ़ाया, बुआ जी सब बोले कि करेगा, तू करेगा, अभी तेरा टाइम नहीं है, तेरा टाइम आएगा और ऐसा आएगा कि फिर तू सब देखेंगे। अच्छा, जैसे अब जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट से पहले बता रहे थे कि 7 तारीख को शायद आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे। शायद आपके परिवार या लोगों ने कहा था कि एक ज्वाइनिंग करने की भी कहीं बात थी कि कर ले, लेकिन फूफा जी शायद ने आपको कहा था कि ज्वाइनिंग तो करनी है, शायद एक बार 7 तारीख का एग्ज़ाम दे के, ऐसा भी कुछ था? हाँ, ऐसा था। जनवरी में आते आते 2022 से फिर जनवरी आया 2023 का, और फिर वहाँ पे क्या आया कि परिवार को लगने लगा कि भाई अब तुझे कुछ ले लेना चाहिए, तेरा एज भी बढ़ रहा है, अब तुझे अगर तुझे डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए ऐसा ही नहीं है कि MBBS ही है सब कुछ, तू BMS ट्राई कर ले। तो मम्मी ने फील्ड चेंज होने की बात आ रही थी। फील्ड तो मतलब MBBS BMS बोथ आर द प्रोफेशनल कोर्सेज, बोथ आर 5.5 ईयर कोर्सेज, एंड उसमें BMS डील्स विद द आयुर्वेदा बट MBBS डील्स विद द एलोपैथी। थिंग इज़ दैट के मुझे बनना था एलोपैथिक डॉक्टर, मुझे बनना था MBBS, मेरे मन में वही था, मुझे आयुर्वेदिक में नहीं जाना था। अगर जाना होता तो मेरे मम्मी पापा 2018 से जिपमर ही नहीं जाने देते, तभी एग्ज़ाम करा देते, बिकॉज BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा का ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। और यही हमारे मेडिकल एजुकेशन का दुर्भाग्य है कि MBBS को तो इतना महंगा बना दिया है और BMS को थोड़ा लो लेवल पे फीस लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य है, गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। और अब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार जी, जो गवर्नमेंट है जो BJP की, वो मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच रही है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज खुलने की बात है जो सरकार ने रखी है। और ये बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि बुलंदशहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल चुका है जो कि इस साल 100 सीटों पे एडमिशन देने जा रहा है MBBS की। तो ये बहुत ज़्यादा, सरकार अब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रही है, क्योंकि कोविड के दौरान जब रसिया में बच्चे फंसे थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिव्यू मीटिंग लिया था इसके लिए कि हमारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने देश में ही मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाएं। तो बट मेरा इंटरनल नहीं था कि मैं BMS में दाखिला लूँ, मुझे मिल रहा था यूपी से ही गवर्नमेंट में BMS में दाखिला मिल रहा था, मैंने काउंसलिंग भी कराई थी, बट
उस समय मेरे फूफा जी मेरे सपोर्ट में आए। ये चांस आपका लास्ट था शायद? ये लगभग हाँ मेरा लास्ट चांस था। इसके बाद मैंने खुद ने बोला था कि मैं नहीं करूँगा, दिस इज़ माई लास्ट चांस, और मैं इसको जी भर के जी लेना चाहता था। मतलब इतने फेलियर्स थे उसके बाद, मतलब जितना भी था मैं सब लगा देना चाहता था, बट मुझे एक चांस और मेरे अंदर आया। और फिर मैंने फूफा जी को अपनी बात बताई। फूफा जी ने बोला कि तू करेगा, तू करेगा। फिर मेरी मम्मी भी सपोर्ट में आई, मेरी सिस्टर हमेशा से सपोर्ट में रही। उन्होंने तो कभी भी मेरे को डिमोटिवेट नहीं करा और हमेशा बढ़ावा दिया। मेरे जीजू ने बोला कि हाँ इसे इस एक मौका और दो, इस मौके को ज़रूर दो। मेरे फूफा जी ने बिल्कुल मुझे एक बेटे की तरह, जैसे बेटे का रखते हैं ना, उस तरीके से मुझे रखा है। मैं आपको बता भी नहीं सकता, हर चीज़ का मेरा ख्याल रखा है। और रात को डेली बायोलॉजी के 2 चैप्टर सुने हैं। नीट का पेपर बनता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की अगर एक एक लाइन बच्चे ने समझ ली तो नीट का पेपर निकालना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। नीट का पेपर निकाल लेगा। और प्रैक्टिस साथ के साथ क्वेश्चंस की चाहिए, जो कि एनसीईआरटी को लेके हमें करनी होती है। एनसीईआरटी पर ही निर्भर रहें। अगर आप दूसरी बुकों पे निर्भर हो गए तो नीट का एग्ज़ाम निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दे आर एनटीए इज़ लाइक कि वो एनसीईआरटी की अंदर की लाइंस में से क्वेश्चन दे रहा है, एक एक लाइन को चुन चुन के पकड़ के क्वेश्चन दे रहा है। तो ये बहुत, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है उनका तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको भी बहुत डीप में जाके समझना पड़ेगा, तब ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। फूफा जी ने मोटिवेट किया। मम्मी डेली शाम को फ़ोन करती थी, पापा करते थे, उन्होंने भी मोटिवेट किया वहाँ पे। फिर ऐसे ही करके फिर एग्ज़ाम की घड़ी आई। 6 तारीख को जब सब कुछ, 7 तारीख को एग्ज़ाम थी नीट की, 6 तारीख को ऐसा लग रहा था कि यार जो मैंने फील थे उस समय? नर्वस था, क्योंकि पिछले 6-7 फेलियर्स मेरे साथ जुड़े थे। कहीं ना कहीं वो माइंड में आते थे कि यार नहीं होगा तो क्या होगा। ये हर स्टूडेंट की कहानी है, हर ड्रॉपर की कहानी है, हर ड्रॉपर की कहानी होती है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे फेस करा जाएगा। बट मैंने इतना नहीं सोचा, मैं इससे बाहर निकला। और मुझे मोटिवेशन जो मिली, मुझे जो सिस्टर ने बोला कि जो होगा देखा जाएगा, जाके जितना याद किया है, जितना तूने नॉलेज गेन किया है, जस्ट लगा दे, पूरी जान लगा दे। मैंने वैसे ही किया। नीट का पेपर बनता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की अगर एक एक लाइन बच्चे ने समझ ली तो नीट का पेपर निकालना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। नीट का पेपर निकाल लेगा। और प्रैक्टिस साथ के साथ क्वेश्चंस की चाहिए, जो कि एनसीईआरटी को लेके हमें करनी होती है। एनसीईआरटी पर ही निर्भर रहें। अगर आप दूसरी बुकों पे निर्भर हो गए तो नीट का एग्ज़ाम निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दे आर एनटीए इज़ लाइक कि वो एनसीईआरटी की अंदर की लाइंस में से क्वेश्चन दे रहा है, एक एक लाइन को चुन चुन के पकड़ के क्वेश्चन दे रहा है। तो ये बहुत, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है उनका तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको भी बहुत डीप में जाके समझना पड़ेगा, तब ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। कर दिया पेपर, आके सब मार्क्स वार्क्स लगाए, और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के ही आंसर की से मार्क्स लगाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और वहाँ से मतलब उसी के ज़्यादातर वैलिड होते हैं आंसर्स, तो वहाँ से लगाए आंसर की। तो लगभग 608 स्कोर बैठा। तो सब खुश थे, क्योंकि मामूली सा फ़र्क था पेपर डिफरेंस में, 23 के में और 22 के में। बट सब जोड़ा, सब खुश थे। और फिर अभी कल ही 13 जून को रात को 9:30 बजे रिज़ल्ट आया। क्योंकि रिजल्ट आने से पहले क्या था, नर्वस थे या ठीक था कि आपके तो हो ही जाएगा? रिजल्ट आने से पहले क्योंकि स्कोर 600 से ऊपर था, तो थोड़ा रिलैक्स तो था मन में, क्योंकि OMR सीट पहले आ गई थी, तो वहाँ से कैलकुलेट कर लिया था। वो 608 की जगह 605 बैठ गया स्कोर। अच्छा। 608 लगाया, लेकिन OMR सीट से 605 बैठ गया। तो तब भी भगवान का सबने शुक्रिया किया कि 600 प्लस है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आराम से उत्तर प्रदेश में या फिर ऑल इंडिया कोटे से इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बट रियल सिचुएशन तो तब आई जब नीट का रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ। तो उसमें ये पता चला कि पेपर थोड़ा इजी होने की वजह से कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और तब रिज़ल्ट में थोड़ी रैंक मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि मेरी रैंक 13,000, 15,000, 16,000 के बीच में रेंज में लाई करेगी। बट कैंडिडेट ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है नीट के, तो मेरी रैंक जो आई, ऑल इंडिया रैंक जो आई, वो 21,129 आई। और जो EWS जनरल EWS कैटेगरी में मेरी रैंक 2646 आई। तो पिछले ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे सीट बढ़ रही हैं,
इस साल लगभग मैं श्योर हूँ मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला मिलने जा रहा है और मेरा नाम राजा गर्ग से डॉक्टर राजा गर्ग कन्वर्ट होने जा रहा है। आफ्टर 5.5 years फ्रॉम हेयर आई विल बिकम अ डॉक्टर। और इस भी बहुत बड़ी जर्नी रही है, क्योंकि मैंने बस हार नहीं मानी, लगा रहा। मम्मी फूफा जी सब कहते लगा रहे, रिजल्ट आएगा एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। और मेरे अंदर का विश्वास था कि मैं कर लूँगा। उसी ने मुझे जीत दिलाई कि मतलब बस टूटा नहीं मैं कभी अंदर से मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत नेगेटिविटीज़ आई, बहुत फ्रेंड्स आए छोड़ दे अब दूसरी देख ले, कुछ बहुत चीज़ें आई। अच्छा, मैं राजा भाई एक बात कहना चाहता हूँ। Yes. आपने फूफा जी का बहुत बार नाम लिया। यस इसका मतलब ये होता है कि फूफा जी आपके बहुत सपोर्टिव रहे हैं, हर समय पे सपोर्ट करते रहे हैं, चाहे पेपर देने जाते हों या तैयारियां करते हों, उससे लेकर आपके आज फाइनल रिजल्ट तक सबसे बड़ा हाथ फूफा जी का ही लगता है। क्योंकि जिस तरीके से वो आपको मोटिवेट कर रहे थे, आपसे सिस्टर पूरा परिवार कर रहा था यूँ तो, लेकिन फूफा जी अहम थे आपके लिए, क्योंकि आप बार बार फूफा जी का नाम ज़्यादा ले पा रहे हैं। एक्चुअली फूफा जी जिस फील्ड में हैं मेरा भी फील्ड वही है, मतलब तो वो मुझसे अच्छे से कोरिलेट हो पाते हैं, अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। और फूफा जी की चाह रही है कि मैं डॉक्टर बनूं, दिली इच्छा से कहते हैं, तो वो मुझसे अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते, मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं। मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं और उनका भी बराबर का योगदान रहा है। मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है मुझे पढ़ाने के लिए। हाँ, हम देखते हैं हाउसवाइफ हैं और ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। क्योंकि अच्छा, आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हैं, उन छात्र छात्राओं से क्या कहना चाहते हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे क्या मोटिवेशन करना चाहते हैं आप अपनी तरफ से, क्या कहें? मैं सबसे पहले तो उनसे यही बोलना चाहूँगा कि हार मत मानो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर फेलियर्स। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक है, क्या फॉल्ट्स रह गए हैं, क्या कमी रह गई हैं, क्या क्वेश्चन नहीं लगाए, क्या NCERT नहीं पढ़ी, क्या कमी रह गई है उसको मतलब देखो, है ना। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक तुम सफल ना हो जाओ कि संघर्ष का वो मैदान छोड़ के ही मत भागो। जरूर कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी, कुछ ना कुछ भगवान ने अच्छा सोचा होगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक चींटी जब दाना लेकर चल रही होती है ना तो 100 बार गिरती है। ये तो मेरा 6 बार गिरा हूं मैं तो कोई भी बच्चा अगर गिर रहा है तो वो ये ना समझे कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। कभी ना सोचे। अगर उसको लगता है एक पॉइंट पे ब्रेन में ये है कि मैं कर लूँगा, तो वो ज़रूर जाए नीट का एग्ज़ाम के लिए, डॉक्टर बनने के लिए ज़रूर जाए, और दूसरा कुछ नहीं करे साइड से बस। और यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, नीट एग्ज़ाम जो है वो एक रात का लड्डू नहीं है। पेरेंट्स इसे बच्चे पे प्रेशर बना लेके एक रात का लड्डू समझ लेते हैं। एक रात का लड्डू नहीं है नीट एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम मेडिकल का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर राजा गर्ग जी। बात है राजा जो डॉक्टर बने, हाल ही में नीट का पेपर क्रॉस करा है, उनकी माता जी हैं, हम पूछेंगे उनसे कि कैसा लग रहा है आज इस समय, क्योंकि एक बच्चे ने आपका नाम रोशन करा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से जो सपना देख रही थी वो आज मेरा पूरा हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं हर माँ बाप से यही कहूँगी कि अपने बच्चे की असफलता पे कभी भी उसे डांटे ना, फटकारे ना। और मैंने इसकी असफलता देखी, लेकिन मेरे किसी कोने से आवाज़ आती रही कि मेरा बेटा ज़रूर निकलेगा, एक दिन ज़रूर MBBS क्रॉस करेगा। सो आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। बता रहे नर्वस भी हैं और खुशी को पल को साझा भी कर रहे हैं अपने बेटे के साथ, और सभी लोगों के साथ हैं। अब मैं उनके पिताजी भी हैं, बराबर में बैठे हुए हैं मेरे साथ। उनके पिताजी हैं, मैं पूछूँगा चंचल जी, आज ऐसा खुशी का माहौल बनाया है आपके घर में, राजा ने डॉक्टर बनकर, क्या कहेंगे इस मौके पर? हमारे पिताजी का सपना था
मेरा पोता डॉक्टर बने। आज राजा ने वो काम पूरा करा है। हम पूरे परिवार ने इसका सहयोग दिया है। मेहनत इसकी बहुत है। अच्छा से अच्छा होता तो वो हेड मान जाता। 4 साल 5 साल बहुत होती है। बता रहे हैं कि बड़ा नाम रोशन करा है और स्ट्रगल काफ़ी करा था। वाकई हम टूट रहे थे पर लेकिन राजा ने हमें टूटने नहीं दिया। मेरे साथ दादी जी क्या कहेंगे इस मौके पर? बड़े खुशी के पल हैं और सब परिवार का नाम रोशन किया है पोते ने। बता रहे हैं दादी जी भी। हाँ, और बुआ फूफा बहुत कोशिश करी है, बहुत सहायता करी है। सभी का नाम रोशन करा है कह रहे हैं। और मेरे नाम ले रहे थे राजा आपका, काफ़ी आपने उनके सपोर्ट किया है, मोटिवेशन किया है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बच्चे की मेहनत है, उसका रिजल्ट तो मिलना ही था। बच्चे की मेहनत है, इसने तो हमारा नाम रोशन किया है मेहनत इसकी, नाम हमारा हुआ है। बता रहे थे कि ये टूट रहे थे लेकिन आप इसको बार बार नहीं, बच्चे की हमें जो अंदर से वो दिख रही थी ना कि ये क्लियर करेगा, तो हमने इसलिए इन्हें मोटिवेट किया था ना कि हमें यकीन था कि ये क्लियर करेगा। बता रहे हैं राजा की मेहनत पर पूरा यकीन था। हमें यकीन था कि राजा एक बार क्लियर ज़रूर करेगा। चलिए मैं उनके बुआ जी भी हैं और वो भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे बुआ जी? क्योंकि आप इंतज़ार काफ़ी कराया है आपने, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे आपका। बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि कोई बच्चा कर नहीं सकता। बच्चे की सफलता का बहुत खुशी है हमको, हमारे लिए। कह रहे हैं राजा की मेहनत रंग लाई है और राजा ने मेहनत की थी जो आज उसका फल आ चुका है। मेरे साथ चाचा जी आ चुके हैं और चाचा जी से पूछेंगे। चाचा जी, आज एक फ्रेम में है आप, राजा डॉक्टर राजा गर्ग के बराबर में बैठे हुए हैं। कभी डॉक्टर राजा के बराबर में बैठे हुए थे, कैसा लग रहा है और क्या नाम रोशन करा? इस पर क्या कहेंगे? इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। हमारे बच्चे ने बहुत ही मेहनत करी है। इसने तन मन से मेहनत करी है इसने, और इसका नंबर आ गया। हमें बहुत खुशी है कि बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। बता रहे हैं बड़ी मेहनत करी थी, राज का फल भगवान ने उसको दे दिया। चाची जी में, चाची जी क्या कहेंगे आप इस मौके पर? खुशी का मौका काफ़ी है। प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे ने मतलब MBBS में पहुंचेगा और नाम करेगा। बिल्कुल नाम रोशन कर दिया है। सभी खुश हैं और सभी बता रहे हैं कि इन खुशी के पलों को हम साझा कर रहे हैं और शायद इस मौके को कभी इंतज़ार किया करते थे जो आज राजा ने हमको दे दिया है।